Hello students, I am your educator Shashank and I welcome you all to this revision series for ICSE class 10th मैथमेटिक्स। तो इस सीरीज़ में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट और कैसे हर क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे अपने एग्ज़ाम में, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं करके आएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट जो है कमर्शियल मैथमेटिक्स, और उसका फर्स्ट चैप्टर जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। जीएसटी दो पार्ट में एक्चुअली लगाया जाता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर। तो अगर जो भी हमारी सेल्स हैं वो इंट्रा स्टेट सेल्स हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर अगर पूरी की पूरी सेल हो रही है, एक ही स्टेट में आइटम को परचेज भी किया जा रहा है और सेल भी किया जा रहा है, तो इसको हम इंट्रा स्टेट सेल्स बोलते हैं। और इंटर स्टेट सेल्स होती हैं जब हम एक स्टेट में खरीद के और दूसरी स्टेट में किसी भी गुड को या आइटम को बेचते हैं। अब जब कभी भी एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो जो जीएसटी होगा वो दो पार्ट में लगाया जाएगा, जिसको कि हम सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी मींस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एसजीएसटी मींस स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब दो स्टेट्स के बीच में कोई भी आइटम की सेल होती है तो जो टैक्स लगता है वो एक साथ लग जाता है, जिसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। अब जो आईजीएसटी होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के इक्वल होता है। अब जब भी क्वेश्चंस में हमको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या सिंपली जीएसटी गिवन होगा, तो अगर इंट्रा स्टेट सेल्स हो रही होंगी तो हम सिंपली उसको हाफ हाफ में डिवाइड करके सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी इज सिंपली जीएसटी रिसीव्ड एंड इनपुट जीएसटी इज सिंपली जीएसटी पेड। और जो हमारा नेट जीएसटी होता है वो होता है output GST minus input GST. Let us begin with the first question. A manufacturer listed the price of his goods at rupees 1600 per article. He allowed a discount of 25% to a wholesaler, who in turn allowed a discount of 20% on the listed price to a retailer. The retailer sells one article to A at a discount of 5% on the listed price. If all the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find first part the price per article inclusive of tax under GST which the wholesaler pays. अब इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सबसे पहले कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कितनी स्टेप्स में आपकी सेल्स हो रही है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने एक होलसेलर को कोई आइटम सेल किया है, होलसेलर ने फिर रिटेलर को बेचा है, और रिटेलर ने फिर कोई कस्टमर है ए उसको सेल किया है। तो स्टेप वाइज हम सारी कैलकुलेशन को करते हुए चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया है अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर होलसेलर। तो होलसेलर के लिए जो हमारी मार्क प्राइस रहने वाली है इट इज रुपीज 1600, and the discount is 25%. डिस्काउंट परसेंट इज 25%। अब मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो डिस्काउंट कभी सेलिंग प्राइस पे लगा देते हैं, कोई कॉस्ट प्राइस पे लगा देता है। आपको क्वेश्चन में ही हमेशा गिवन होगा कि उसने डिस्काउंट किस चीज पे अप्लाई किया है। उसने सीधे सीधे लिखा है 25% डिस्काउंट ऑन द लिस्टेड प्राइस, लिस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट उसने दिया है। तो अगर मैं यहां से सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करूं होलसेलर के लिए तो वो हो जाएगी 1600 मार्क प्राइस एंड माइनस 25% ऑफ 1600। इसको कैलकुलेट करेंगे 1600 माइनस 400 विच इज रुपीज 1200। तो 1200 रुपीज में होलसेलर ने उस आइटम को खरीदा था। एंड नाउ क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी भी हमको यहां पे गिवन था, द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। तो होलसेलर ने इतने में खरीदा था, तो मैं यहां से उसका क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? इनपुट जीएसटी कैलकुलेट कर सकता हूं। इनपुट जीएसटी हो जाएगा
5% ऑफ ₹1200 विच इज ₹60। तो ₹60 इनपुट जीएसटी निकल के आ गया हमारा होलसेलर के लिए। अब हमें कैलकुलेट करना था कि अमाउंट पेड बाय द होलसेलर अंडर जीएसटी। तो अगर मैं अमाउंट निकालूं कि होलसेलर ने टोटल अमाउंट कितनी पे करी अंडर जीएसटी, तो वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस यानी 1200 एंड प्लस जितना उसने जीएसटी पे किया होगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी ₹1260। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, द लिस्ट प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विच द रिटेलर पेड। अब हम रिटेलर पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट फॉर रिटेलर, अब रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर के लिए जो कॉस्ट प्राइस थी वो ₹1600 माइनस 20% ऑफ 1600। होलसेलर ने रिटेलर को 20% का डिस्काउंट दिया था ऑन द मार्क्ड प्राइस, so this becomes 1600 minus 320 which becomes 1280 रुपीज। इतना कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया हमारा रिटेलर के लिए। नाउ रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस ये था, और फिर से अगर हम देखें कि इसका इनपुट जीएसटी कितना निकल के आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 5%, 5/100 इंटू 1280 विच इज 5 1s are 5, 5 2s are 10 रुपीज 64। तो 64 रुपीज होल रिटेलर ने पे किए होंगे एज जीएसटी। नाउ हमें अमाउंट निकालनी है रिटेलर के लिए। तो अमाउंट कितना है, जितना कॉस्ट प्राइस था उसमें जितना उसने जीएसटी पे किया, तो ये निकल के आ जाएगा ₹1344। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया होगा। अब जो हमारा रिटेलर था उसने फर्दर 5% डिस्काउंट पे सेल किया, तो लिस्ट प्राइस पे 5% डिस्काउंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो फॉर कस्टमर के लिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1600 माइनस 5% ऑफ 1600 विच इज 1600 माइनस 80 विच इज 1520 रुपीज। तो 1520 रुपीज कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई कस्टमर की। अब फिर से 5% जीएसटी का रेट था, तो अगर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूं, जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो वो हो जाएगा 5% ऑफ 1520 विच इज 76 रुपीज। नाउ अमाउंट पेड बाय द कस्टमर मुझे कैलकुलेट करना था, तो अमाउंट वुड अगेन बी कॉस्ट प्राइस विच इज 1520 प्लस द जीएसटी पेड विच इज 76। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली ₹1596 जो है ये हमारा अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर या कस्टमर निकल के आ जाएगा। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल। अब स्टेट गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना टैक्स पे किया होगा, तो उसके लिए हमें होलसेलर वाले
कैलकुलेशन में दोबारा जाना पड़ेगा। वहां पर इनपुट जीएसटी जो हमने होलसेलर के लिए निकाला था, यानी जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, वो 60 रुपीज था। और आउटपुट जीएसटी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, मतलब जिस अमाउंट पे बेचा था उस पर 5% टैक्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 64 रुपीज आता है। नेट जीएसटी अगर मैं इस पे कैलकुलेट करूं तो 64 माइनस 60 यानी 4 रुपीज का नेट जीएसटी आता है। लेकिन इस नेट जीएसटी में आधा जो होगा या 5% में से 2.5% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा एज एसजीएसटी एंड 2.5% जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एज सीजीएसटी। तो अगर मैं यहां से एसजीएसटी पेड बाय द होलसेलर कैलकुलेट करूं तो ये सिंपली 4/2 यानी कि ₹2 निकल के आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सिमिलरली फिर रिटेलर की कैलकुलेशन में जाते हैं। रिटेलर की कैलकुलेशन में इनपुट जीएसटी यानी जीएसटी पेड बाय द रिटेलर हमने निकाला ₹64 एंड आउटपुट जीएसटी यानी जीएसटी रिसीव्ड बाय द रिटेलर फ्रॉम द कस्टमर, तो 76 रुपीज वो आता है। नेट जीएसटी मैं कैलकुलेट करता हूं 76 माइनस 64 यानी 12 रुपीज। अब इस 12 में भी फिर से 5% में से 2.5% तो किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और जो बचा हुआ 2.5% होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहां पर मैं सीधे 12 का अगर हाफ कैलकुलेट करूं यानी कि ₹6, तो 6 रुपीज रिटेलर ने एज एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब टोटल टैक्स हमको ये बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना गया। तो अगर मैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर ने भी कुछ एसजीएसटी पे किया होगा और वो 60 का आधा यानी ₹30 तो मैन्युफैक्चरर ने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, ₹2 होलसेलर ने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को और रिटेलर ने फिर 6 रुपीज पे किए। तो अगर मैं यहां से सिक्स्थ पार्ट का आंसर निकालूं विच इज टोटल एसजीएसटी, तो ये हो जाएगा 30 + 2 + 6 विच इज 38 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस। फिर से कुछ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस आपको दे रखे हैं और आपको सिंपली टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल बिल कैलकुलेट करना है, जिसमें हमको कॉस्ट पर आइटम दे रखी है इन रुपीज, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं और जीएसटी का रेट दे रखा है कि कितना जीएसटी उस पर हमको लगाना है। अब सबसे पहले आइटम की अगर बात करते हैं तो 25 आइटम्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर आइटम 1100 रुपीज है और 12% रेट है, तो 1100 में 12% ऑफ 1100 आप ऐड करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आइटम की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो फर्स्ट आइटम की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो हो रही है 25 मल्टीप्लाइड बाय 12% ऑफ 1100, 132 रुपीज। ऑन मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट ₹30,800। सिमिलरली जो हमारा सेकेंड आइटम है उसकी भी टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 30 आइटम्स हैं, कॉस्ट पर आइटम 1200 है और इसमें हमको 12% जीएसटी ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 1344 विच गिव्स ₹40320। The third item is 40 आइटम्स हैं, एक आइटम की कॉस्ट है 1250 प्लस 18% ऑफ 1250। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 1475 which gives ₹59,000। फोर्थ आइटम 50 आइटम्स हैं,
कॉस्ट पर आइटम है 1150 प्लस 28% ऑफ 1150 विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 1472 रुपीज 73600. The last item is 60 multiplied by 1300 plus 18% of 1300. ये हो जाता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 1534 रुपीज़ 92040. अब हमको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, तो ये सारी अमाउंट जितनी भी निकल के आई हैं हम इन सब का सम कर देंगे. तो जो हमारी टोटल अमाउंट निकल के आएगी, टोटल अमाउंट या टोटल बिल भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू रुपीज 2,95760. अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे. किरण परचेजेज एन आर्टिकल फॉर 5,310 रुपीज विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस. अब 10% रिबेट कौन से प्राइस पे है? मार्क प्राइस पे. एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस. बचे हुए जो बचा हुआ प्राइस है रिबेट देने के बाद, उस पर 18% टैक्स लगाया गया है. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका फिर से बहुत सिंपल है कि आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो रिबेट है वो कौन से प्राइस पे दिया गया है. सारी चीजें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन की हुई होती है, बस आपको एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है. So 10% rebate on the mark price and 18% tax under GST. 18% tax है under GST on the remaining price, बचे हुए प्राइस पे. Find the mark price of the article. अब mark price उसने फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं let the mark price of the article be रुपीज x. x रुपीज का हम उसका मार्क प्राइस मान लेते हैं. तो अगर x रुपीज का मार्क प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा किरण के लिए? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगा x पे उसने 10% का रिबेट दिया था. रिबेट, सिंपली रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट होता है, तो आप इसको मार्क प्राइस में से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ x. तो यहां से मुझे मिल जाता है ये x माइनस x अपॉन 10 यानी कि 9x अपॉन 10. ये कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाती है फॉर किरण. किरण ने इतनी अमाउंट में वो जो आर्टिकल था वो खरीदा होगा. नाउ क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि इसमें 18% टैक्स भी है. अमाउंट कैलकुलेट करूं सीधे. सो द अमाउंट ऑफ द आर्टिकल हो जाएगी कॉस्ट प्राइस प्लस इस पे जीएसटी जितना लगा होगा. कॉस्ट प्राइस कितना था? 9x अपॉन 10 प्लस इस पे जीएसटी कितना लगा? 18%. तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 9x अपॉन 10. इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो दिस बिकम्स 9x अपॉन 10, कॉमन ले लिया, 1 प्लस 18 upon 100. On solving this we get 9x upon 10 multiplied by 118 upon 100. अब ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन के आ गया, ये अमाउंट का एक्सप्रेशन है, और अमाउंट किरण ने जो पे करी थी वो हमको क्वेश्चन में गिवन है 5310. तो इस एक्सप्रेशन को हम सिंपली 5310 के इक्वल रख देंगे, विच मीन्स 5310 रुपीज इज इक्वल टू 9x अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 118 अपॉन 100. x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. 5310 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय
9 इंटू 180, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 5310 इंटू 1000 अपॉन 1062। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू निकल के आती है ₹5000। तो ये जो 5000 निकल के आया ये मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जीएसटी। ये 3 क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो आप जीएसटी पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे in the next part of this video. So now let us begin with some questions of banking. First of all, we need to understand these two formulas. बैंकिंग के पूरे चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं जिनको हम यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r बाय 100, जहां पे i क्या है हमारा इंटरेस्ट, p क्या है प्रिंसिपल पर मंथ जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसी को प्रिंसिपल लेते हैं, n जितने टाइम के लिए हमने अपना जो भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसको ओपन किया है उसको n लेकर के चलते हैं, या जितने टाइम तक हम मंथली कोई भी प्रिंसिपल जमा कर रहे हैं उसी को n लेके चलते हैं। n हमेशा हमको मंथ्स में रखना है। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि n को मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ईयर्स में ही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो आंसर गलत आ जाता है। r क्या है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होता है। दूसरा फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करने का। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई, जहाँ पे p फिर से पर मंथ वाला प्रिंसिपल है, n जितने मंथ्स के लिए आपने वो प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है, i इंटरेस्ट है और mv इज मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जब आप अपना अकाउंट क्लोज करते हैं उस टाइम पे आपको जो भी वैल्यू मिलती है तो उसी को हम मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. हमको मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पर मंथ सोनिया ने जो अमाउंट डिपॉजिट करी यानी प्रिंसिपल ₹600 गिवन है। नेक्स्ट हमको n गिवन है 2.5 years, जिसको कि अगर मैं कैलकुलेट करूं मंथ्स में, क्योंकि n मैंने कहा था हमेशा मंथ्स में कैलकुलेट करना है, तो 2 year मीन्स 24 प्लस हाफ ईयर मीन्स 6 months विच इज 30 months। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10%, यानी कि हमको r की वैल्यू भी गिवन है विच इज 10% पर एनम। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। तो सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमको इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r बाय 100। यहाँ से अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल हमको गिवन है ₹600 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, 10/100। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 31 होल अपॉन 2 विच इज इक्वल टू ₹2325। तो ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। अब हमको मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का जो हमारा फॉर्मूला था वो था मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई। प्रिंसिपल हमारा ₹600, n was 30 months and plus interest which is 2325 which is equal to 18,000 plus 2325
which is 20,325 रुपीज़। तो ये फाइनली हमारी मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आ जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तानिया हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2,000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets ₹83,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. इसमें हमको टाइम कैलकुलेट करना है। फिर से उसने हमको प्रिंसिपल दे दिया है, तानिया पर मंथ कितने रुपीज डिपॉजिट करती है, ₹2,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10%। इफ शी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो ये जो ₹83,100 दे रखा है, इसमें उसने कहा है कि मेच्योरिटी के टाइम पे ये अमाउंट उसको मिलती है। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि ये मेच्योरिटी वैल्यू है। अब इस वैल्यू को रीड करने में भी बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, इफ शी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सेम स्टेटमेंट इसी टाइप की वो एक बना के देता है क्वेश्चन में, इफ शी या ही गेट्स सम अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एज इंटरेस्ट, उसमें वो लिख के दे देता है एज इंटरेस्ट। तो तब आप उस वैल्यू को मेच्योरिटी वैल्यू नहीं, इंटरेस्ट लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे उसने हमको मेच्योरिटी वैल्यू दे दी है 83,100 रुपीज। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टाइम बी n मंथ्स। n मंथ्स के लिए सपोज तानिया ने अपना अकाउंट जो है वो किसी बैंक में खोला था, और अब हमको पता है सबसे पहले कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय r/100। इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल 2,000 रुपीज़ गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय n तो कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ देते हैं, n+1 अपॉन 12 2 ज़ा 24 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10/100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, 2 12 ज़ार एंड 2 100 ज़ार, तो जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आता है वो हो जाता है 100 n इंटू n+1 अपॉन 12। ये हमारी इंटरेस्ट के लिए एक एक्सप्रेशन बन गई। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है फिर वो हमें पता है होती है P इंटू n प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 83,100 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल भी क्वेश्चन में गिवन है 2,000 टाइम्स n प्लस इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 100n इंटू n+1 अपॉन 12। 83,100 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24,000n प्लस 100n स्क्वायर प्लस 100n। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाती है 240n प्लस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 9972। देन n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो कुछ n स्क्वायर प्लस 277n
-36 n माइनस 9972 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 277 एंड यहाँ पे हम -36 कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 277 इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 36 n प्लस 277 is equal to 0। either n is equal to 36 और n is equal to -277। अब नंबर ऑफ मंथ्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो इस वाली वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्टिंग एज नंबर ऑफ मंथ्स कैनॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से देयरफॉर जो n की वैल्यू है हमारी ये आ जाती है 36 मंथ्स। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम कैलकुलेट कीजिए, तो इस तरीके से हम इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टॉपिक फॉर टुडे इन विच वी हैव डिस्कस्ड GST एंड बैंकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and keep preparing।